नमस्कार। डीडी डायलॉग का कारवां इस वक्त मौजूद है, पटना में है और बात हो रही है बिहार की, क्योंकि चुनावी शंखनाद विधानसभा का हो चुका है बिहार में और ऐसे में सभी दल या कहा जाए गठबंधन अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं। फिलहाल तो कोशिशें सीट बंटवारे से लेकर प्रत्याशियों के चयन को लेकर हो रही है, लेकिन सबका कोशिश इस बात को लेकर है कि कैसे जनता का समर्थन हासिल किया जाए। तो कैसे इस बार का बिहार का जो विधानसभा चुनाव है न सिर्फ बिहार की एक नई दिशा देता नजर आएगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को लेकर भी कई बड़े संदेश और संकेत देगा। इस तमाम विषयों पे हम लगातार डीडी डायलॉग के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं और इस सत्र में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि बिहार में अभी तक कई बीते चुनाव की बात की जाए तो मोटे तौर पर दो गठबंधनों के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिलता है, एक एनडीए और मौजूदा वक्त में महागठबंधन के रूप में। लेकिन इसको त्रिकोणीय बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो हो रही है जन स्वराज पार्टी के माध्यम से, और ये प्रशांत किशोर की पार्टी जो लगातार मैदान में मौजूद हैं और अपनी दावेदारी के साथ में इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की बात कर रहे हैं। इस विषय पे बात करने के लिए कि कैसे जन स्वराज एक बदलाव की जो बात कर रहा है, विकल्प की जो बात कर रहा है, वो एक बिहार को देने के लिए तत्परता से मौजूद है। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज भारती जी, जो कि जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और डीडी के दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। इससे पहले कि मनोज जी से हम विस्तार से बातचीत करें और समझने की कोशिश करें कि क्या वो विकल्प उनके पास है और क्यों जनता उन पे विश्वास करे, एक नज़र डाल लेते हैं मनोज जी के अभी तक के सफ़र को लेकर, क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रहे और उसके बाद राजनीति में आए। क्या उनका सफ़र रहा है, ये एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। जन स्वराज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का सफर नौकरशाही से राजनीति तक का रहा है। मधुबनी में जन्मे मनोज भारती आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली से शिक्षित हैं। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में वे यूक्रेन, बेलारूस, इंडोनेशिया और टिमोर लेत्से में भारत के राजदूत रह चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से जुड़े और पार्टी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने। तकनीकी समझ, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और नीति निर्धारण की गहरी पकड़ के कारण उन्हें बिहार की नई राजनीति का टेक्नोक्रेट फेस कहा जा रहा है। मनोज भारती। तालियों के साथ मनोज जी का स्वागत करिए और बातचीत की शुरुआत करते हैं। मनोज जी, क्योंकि जन स्वराज पार्टी के माध्यम से आप लोग एक विकल्प देने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है वो ये कहता है कि साहब आप विकल्प नहीं बल्कि वोट काटने का काम करेंगे। इसके बीच में कहाँ पे खड़े हुए हैं इस मौजूदा चुनाव में आप और आपका दल? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। नई पार्टी है तो उसे वोट कौन देगा? जो भी वोट देगा वो तो किसी दूसरी पार्टी का ही आदमी अब तक रह चुका है। तो हम वोट तो काटेंगे और उस हिसाब से हम इतना कह सकते हैं कि हम बाकी दलों के इतने वोट काटेंगे कि वो अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाएंगे, और इसी विश्वास के साथ हम इस चुनाव में आए हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आप उतने वोट काटेंगे जिससे दूसरों का खेल बिगड़ेगा, आप अपना बना नहीं पाएंगे, दूसरों का बिगाड़ देंगे, ये कहा जा रहा है आपके बारे में। ये बात इसलिए कही जा रही है कि हर कोई हमसे डरा हुआ है, हर कोई इस शक्ति से डरा हुआ है जो कि जनता को अपने साथ लेकर पहली बार सामने आया है। जन स्वराज की शक्ति कोई नेता नहीं, जन स्वराज की शक्ति कोई नीति नहीं, जन स्वराज की शक्ति जनता है। और जब तक जनता नहीं समझती कि बिहार को अब एक बदलाव की ज़रूरत है, तब तक बिहार में बदलाव संभव नहीं है। बिहार में बदलाव लाना है तो जनता को लाना है, और हम इसी मुहिम में पिछले 3 साल से लगे हैं कि कैसे जनता समझे कि पिछले 35-40 सालों में उनकी ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और उसकी जिम्मेदारी को समझकर जब तक उन लोगों को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हटाया नहीं जाएगा तब तक उनकी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। जी, लेकिन आप जिनसे बदलाव की बात कर रहे हैं, बिहार के मौजूदा व्यवस्था में जिन राजनीतिक दलों को आप हटाने की बात कर रहे हैं, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी जो भी हैं, उन सभी को स्थापित करने में भी आपके जो प्रमुख नेता हैं प्रशांत किशोर, उनका बड़ा योगदान रहा है। वो तमाम काम करते रहे हैं।
आप कभी उनकी तारीफों के कसीदे करने का काम करते तो आज उनसे बदलाव की बात कर रहे हैं, तो ये तो कभी सहयोगी और कभी विरोधी वाली बात हो गई फिर। नहीं, आपने एक बात सही कही कि प्रशांत जी ने इन सारे पार्टियों की मदद की है, और आपने ये भी माना कि प्रशांत जी की मदद से इन लोगों ने राज पाया। एक प्रोफेशनल जो उनकी सलाह थी या जो उनका कंसल्टेंसी थी वो उन्होंने दी। एब्सोल्युटली। तो मतलब है कि इनमें कैपेबिलिटी है लोगों को ऐसी एडवाइस करना कि वो गद्दी पर आ सकें। गद्दी पर आने के बाद, नहीं सर, मेरा सवाल ये था। नहीं, इसको बात को मैं पूरी कर दूं। ठीक है, हाँ। गद्दी पर आने के बाद प्रशांत जी ने देखा कि जिन लोगों को उन्होंने गद्दी पर पहुंचाया उन लोगों ने जनता के साथ न्याय नहीं किया। तब उन्होंने सोचा एक बार जनता के पास जाकर देखते हैं। अभी तक हमने पॉलिटिशियंस को सलाह दी, अब जाकर जनता को सलाह देते हैं। जनता को ये समझाते हैं कि तुम्हारी बदहाली का कारण क्या है। अगर जनता समझ गई तो अपनी बदहाली से वो दूर हो जाएंगे। यही मुख्य मुद्दा है जिसके पीछे जनसुराज पैदा हुई है। आपने ये कहा कि जिनको सत्ता तक पहुंचाया उन्होंने जनता का ख्याल नहीं रखा, इसलिए उन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुन लिया। आरोप ये भी लगता है कि वहां पर प्रशांत जी को वो स्पेस नहीं मिला जो वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक अलग रास्ता चुना है। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, कांग्रेस के साथ रहे, ममता दीदी के साथ रहे, जेडीयू के साथ में रहा, क्योंकि वो लगातार इस बात का भी जिक्र करते थे कि साहब जो नीतीश जी की जो विरासत है वो उनके इससे आने वाली, ये तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन में है। तो इन दोनों के बीच में सुविधाजनक तरीके से इस बात को आपने जो कहा, इसका दूसरा पहलू ये भी है जो मैं कह रहा हूँ ना, वो पहलू एक्चुअली स्ट्रेच्ड आर्ग्यूमेंट की तरह है। वो इसलिए कि जब आप सब जानते हैं कि जब वो नीतीश बाबू के साथ थे 2015 में और वो सरकार बनी, उस समय उन्हें उप मुख्यमंत्री का भी पद दिया गया था। इट वॉज देयर फॉर हिम। जब भी वो चाहते उप मुख्यमंत्री बनते, तो ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं है जिसके लिए वो आज भी या उस समय भी काइंड ऑफ ही वाज डाइंग फॉर इट, ऐसा कुछ नहीं था। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हर समय में आदमी की एक प्रायोरिटी होती है। एक समय ऐसा आया जब उन्हें लगा कि अब इस काम से हम जनता की मदद नहीं कर रहे, और अगर जनता की मदद करनी है तो शुरुआत कहाँ से करें? अपने होम स्टेट से, जहां हमारा जन्म हुआ है, हम वहां से पहले लोगों को जगाने की कोशिश करें। जी मनोज जी, लेकिन विश्वास हो क्यों? आप जिस विकल्प की बात कर रहे हैं, वायदे करना तो सबका काम है, आप भी कर सकते हैं, मैं कोई भी कर सकता है, लेकिन उस पर विश्वास क्यों हो? आपके पास क्या वो यूएसपी है, क्या वो विजन है? विजन तो एक होता है, लेकिन उसका रोड मैप, ब्लूप्रिंट क्या है ताकि आपको विकल्प के तौर पे जनता स्वीकारे? बिल्कुल, जहां तक ब्लूप्रिंट का सवाल है, जब से जनसुराज अभियान शुरू हुआ तभी से हमने कहा कि जनता की बदहाली को अगर हटाना है तो 5 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज ये होनी चाहिए कि जन्म से लेकर 15 साल की उम्र तक हर बच्चे को, चाहे वो किसी वर्ग, किसी समाज, किसी बैकग्राउंड से आए, उसे 10 साल की अच्छी मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा, 15 साल से 60 साल के लोगों को, जिनको अब पढ़ने की उम्र नहीं रही, उनको रोजगार मिलना चाहिए। और जो भी व्यक्ति बिहार से मजबूरी में बाहर 10-12 हज़ार रुपए के रोजगार के लिए जाना पड़ता है और वहाँ वो जाकर अपनी हड्डी गलाते हैं, फैक्ट्रियों में झाड़ू लगाते हैं, खेतों में मजदूरी करते हैं, उन सब को बिहार में उनके घर के पास रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। तीसरा, 60 साल से जो ऊपर के हो गए हैं वो 2000 रुपए प्रति माह का एक सम्मानजनक वृद्धावस्था पेंशन पाएंगे। ये हमने पूरे समाज को उम्र में कवर कर लिया। उसके बाद बची महिलाएं, जो कि गांव की महिलाएं हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाई। लगभग 70% गांव की महिलाएं आज भी
या तो पढ़ी लिखी नहीं है, या दूसरी कक्षा तक पढ़ी हैं, या चौथी कक्षा तक पढ़ी हैं। इन सारी महिलाओं ने परिवार आगे बढ़ाया और अब परिवार बढ़ने के बाद वो कुछ रोजगार शुरू कर सकती हैं जिससे अपने घरों की आर्थिक व्यवस्था वो ठीक कर सकें। ऐसा हर राज्य में होता है, चाहे तमिलनाडु चले जाएं, चाहे राजस्थान चले जाएं, चाहे पंजाब चले जाएं, बिहार में भी हो रहा है। गांव की महिलाएं ये काम करती हैं। बिहार में भी हो रहा है, मौजूदा वक्त बिहार तमाम में बदलाव आ रहे हैं, जी सरकार जी, काम कर रही है। लेकिन वो जो दोहरावे कर होना रही है। चाहिए जी, जिससे हाँ, नंबर अपस्केलिंग हो, जी। वो ये है कि महिलाओं को कम रेट पर ऋण मिल जाए तो वो रोजगार शुरू कर सकती हैं। अगर महिलाओं को आज ऋण लेना हो तो उन्हें पहले तो 10 तरह के कागज देने पड़ते हैं, उसके बाद 10 से 12% का ब्याज देना पड़ता है। जनसुराज ने कहा महिलाओं को बैंकों से ऋण दिलवाया जाएगा 4% सालाना ब्याज पर, बाकी जो है वो सरकार उनको डायरेक्टली देगी। और अंतिम सूत्र जो था वो किसानों के लिए था। किसान जो नगदी फसल उपजाना चाहते हैं उनको मजदूरों की व्यवस्था मुफ्त करवाई जाएगी जिसका खर्चा सरकार देगी। ठीक है, तो सर आपका मुकाबला किससे मान रहे हैं? मतलब एनडीए से आप अपने आप मुकाबला मानते हैं या महागठबंधन से मानते हैं, या आपको लगता है कि कौन सा वोट शेयर है जो आपकी तरफ शिफ्ट होगा, जिसकी तरफ आप ज़्यादा अपेक्षित तरीके से काम कर रहे हैं? हमारी लड़ाई किसी भी दल के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई अपने आप से है। हम कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, ये हमारी लड़ाई है। कितने लोग हमारी बात को समझकर ये ठान चुके हैं कि अब उन लोगों को वोट नहीं देना है जिन लोगों ने हमें 35 सालों से लूटा है। अगर न्यूमेरिकली आप देखें तो आज हमारा मुख्य ऑपोजिशन एनडीए होता है, लेकिन वहां भी हमारे पास कोई भी ऐसी प्री कंडीशन नहीं है जिससे कि हम लोगों को कह सकें कि तुम एनडीए को वोट करो या हमें वोट करो। हम उनसे केवल इतना कहते हैं कि जिन लोगों ने आपको 35 सालों तक धोखा दिया है, क्या आप फिर से उन पर विश्वास करना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास एक नया विकल्प सामने आए जो आपके अवस्था को आपसे दूर कर सके? ठीक है, इस हाई होप पे हम सर बात करेंगे, लेकिन आपने इस आंसर की शुरुआत की कि हमारी लड़ाई हमसे ही है, तो बड़ा कम समय में 2-3 साल में पार्टी के अंदर के कन्फ्लिक्ट को लेकर भी चर्चाएं बड़ा तेजी से चल रही हैं। तो क्या सच में आपस में ही लड़ाई ज़्यादा हो रही है या सामने वाले अपोनेंट से करनी है? नहीं, आपस का मतलब है, मतलब लड़ाई हमारे साथ है, हमारे अंदर है। सर मेरा सवाल आप समझ गए, आप मेरा सवाल मैं समझ रहा हूँ, लेकिन पार्टी जो मैं आपको ये बताता हूँ जी, हमने उपचुनाव में भाग लिया लगभग 1 साल पहले जी, वहां हमारा वोट परसेंट पहली बार ही 10% था। पिछले 11-12 महीनों में हमने संगठन को बहुत मजबूत बनाया। मान कर ले चलें कि हमारा आज वोट प्रतिशत 18 से 20% है, और अभी से 1 महीने में लगभग हर रोज 3 से 5 लाख लोग जनसुराज को समझते आ रहे हैं। अब आप कैलकुलेट करके देखिए कि हमारा वोट परसेंट वोटिंग के दिन तक 30% भी हो सकता है, 35% भी हो सकता है, और 40% भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा ये लड़ाई हमारी अपनी है। जनता को हम किस हद तक चेंज करवा पाए, उनको समझा पाए, ये मुख्य आप प्रश्न जो है। चेंज करने की बात कर रहे हैं, एक बड़ा बदलाव आप बिहार में ये लाना चाहते हैं कि जो मौजूदा वक्त में शराबबंदी है उसे आप खत्म करने की बात करते हैं। आप पे आरोप ये लग रहा है कि शराब माफिया की तरफ से आप लोगों को फंडिंग की गई है, जिसकी वजह से आप बिहार में शराब की शुरुआत कराने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। ये आप पे सीधे तौर पे आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? आरोप लगाने वाले तो कई तरह के आरोप लगाएंगे, लेकिन बिहार में ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नहीं है जो आज इस बात को मानने के लिए तैयार है कि शराबबंदी से बिहार को कोई भी फायदा हुआ। अगर शराबबंदी से इतना ही फायदा है तो भारत के अन्य राज्यों में शराबबंदी क्यों नहीं है? अगर शराबबंदी है तो ये पेपर पर ही क्यों है? शराब दुकानों में नहीं मिलती, लेकिन घरों पर तो हर जगह शराब मिलती है।
और 100 की चीज आज 400 में मिलती है। आप उस आरोप जो को खारिज कर बाकी- रहे हैं, आप उस आरोप को खारिज कर रहे हैं कि आपको फंड करने वाले शराब माफिया है। मैं उस सवाल पर थोड़ा सा स्टिक रहना चाहता हूँ। या जी। हम इस आरोप को खारिज करने से पहले इस आरोप को माने तो सही। हम तो ये आरोप ही मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आरोप तो इंटेंडेड आरोप हैं जो कुछ इंटरेस्टेड लोगों ने लगाए हैं। ठीक है सर, समय थोड़ा सीमित है। एक हाई होप आप लगातार एक विकल्प के तौर पे बिहार की जनता को दे रहे हैं। दिल्ली में भी एक ऐसा मॉडल था, उसको लेकर भी चर्चा होती कि साहब क्या उस प्रकार की हाई होप जैसा हालात बिहार में तो नहीं होंगे? इस स्थिति से आप बिहार को रूबरू नहीं कराएंगे, इसका विश्वास कैसे दिलाएंगे? विश्वास कराने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर बिहार की जनता को विश्वास नहीं है तो वो हमें हमारे साथ ना दे। हम तो उनसे ये कहते हैं कि बिहार का बदलाव हमारे लिए नहीं है, बिहार का बदलाव आपके लिए है। अगर आप आज नहीं बदलना चाहते ना बदलें। आप अगर आज हम पर भरोसा नहीं करना चाहते मत करें। आप इस पर तो भरोसा करें कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आप इस पर तो भरोसा करेंगे कि आपके युवाओं को अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। अगर इस पर भी भरोसा नहीं है तो जैसी जिंदगी आप 35 सालों से जी रहे हैं वैसी जिंदगी आगे भी ये जिए। भरोसा तो सभी राजनीतिक दल दिलाते हैं। आपके भरोसे में विश्वास बहाली, मैं आता हूं उस फैक्टर पे भी। सवाल ये है कि आप जो कह रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जी एक बड़े चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका है, तमाम शब्दों के बीच में वो रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है कि किसी को सहयोग करने की स्थिति आए तो प्रशांत किशोर, जनसुराज कहां पे खड़ी नजर आएगी? एनडीए, महागठबंधन? जनसुराज ने शुरू से कहा है कि हम न तो चुनाव के पहले न ही चुनाव के बाद किसी भी तरह का गठबंधन करेंगे और हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। गठबंधन वही करते हैं जो किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक शासन पाने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए जी जान से लड़े हुए हैं और जान खपा रहे हैं। जी, एक संभावित स्थिति अगर ऐसी आती है कि लोग कहेंगे जी नहीं साहब आप आगे बढ़िए, हम पीछे से समर्थन देते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर, जनसुराज उस स्थिति के लिए तैयार होगी? हम कहेंगे कि हम एक अच्छा विकल्प, अच्छा विरोधी दल, ऑपोजिशन बनकर आपको दिखाएंगे। हम वो ऑपोजिशन बनकर दिखाएंगे जो बिहार ही नहीं पूरे भारत ने आज तक नहीं देखा होगा। हम इसके लिए तैयार हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है कि हमें ऑपोजिशन में बैठना पड़े तो हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। जी, एक आखिरी सवाल, क्या नंबर, सीट के नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव अपने आप में अल्टीमेटली नंबर गेम का ही खेल है। तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से प्रशांत किशोर की पार्टी कहां पे खड़ा पा रही है अपने आप को नंबर्स? हमने आपसे कहा कि हमारी पूरी की पूरी नीति बिहार में लोगों के समझने पर डिपेंड करती है। बिहार में कितने लोग बदलाव के बारे में समझ पाते हैं? बिहार में कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं कि जिन लोगों ने धोखा दिया पिछले 35 सालों से उनको अब नहीं रहना चाहिए? अगर चुनाव के दिन तक बिहार के लोग समझ गए, इट इज बेसिकली अ लीप ऑफ फेथ। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अगर लोगों ने वो लीप ऑफ फेथ ले लिया तो हम अर्श पर, मतलब 200 की सीट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं होगी। अगर बिहार में लोग नहीं समझ पाए और उन्होंने अब भी हम पर भरोसा नहीं किया तो हम फर्श पर, अगर 5-10 सीट भी आ गए तो भी हमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, तो इनकेस अगर बिहार की जनता आपका समर्थन नहीं करती है तो क्या जनसुराज पार्टी बिहार की जनता की समझ पे सवाल खड़ा कर रही है कि मतलब वो नहीं समझ रहे हैं? नहीं, हम सवाल खड़ी करेंगे अपनी कैपेबिलिटी पे कि हम जनता को समझा नहीं पाए और हम अगले बार फिर से कोशिश करेंगे। 5 साल मेहनत करेंगे, अभी 3 साल की है, 5 साल और मेहनत करेंगे, जनता को समझा कर ही दम लेंगे। और ये तो लिखा हुआ है, ये तो आपने देखा है कि हम चाहे सरकार में हो या ना हो, बिहार की सूरत तो ऑलरेडी बदलने लगी है। जिन लोगों को पिछले 20 साल से 400 रुपए की भीख मिलती थी वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर, उनको अब हमारे डर से 1100 रुपए का पेंशन मिलने लगा है। और हम उनसे कहते हैं
कि नवंबर में अगर आपने हम पर भरोसा किया तो यही संख्या बढ़कर 2000 हो जाएगी। सर 400 मिल रही थी तो वो भीख थी, अगर 2000 हो गई तो वो योजना है। मतलब ये तो वही चीज है ना, आप अगर रुपए बढ़ा रहे हैं तो उसको आप भीख से योजना में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मतलब आप इसको योजना नहीं है। योजना तो हर चीज योजना ही है। आप जो कह रहे हैं अभी 400 मिल रहे थे जो 1100 हो तो गए, 400 रुपए में आपको तो अपने सिम कार्ड को रिन्यू करवाने में ही 400 रुपए खर्च हो जाते, तो ये भीख नहीं थी क्या? ये कितना सफिशिएंट था, हम इस पॉइंट को बता रहे हैं। जो भी योजना तो हर चीज ही है, लेकिन कोई योजना आपको जिंदा रहने लायक बनाती है, कोई जिंदा रहने लायक भी नहीं बनाती है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको, जनसुराज पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। और बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ इस मंच पे जुड़ने के लिए और जनसुराज की बात को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस सत्र में बात बिहार की में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये सिलसिला लगातार हमारा जारी रहेगा। नमस्कार।